हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का फर्स्ट और सेकंड एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे कर सकते हैं। आज मैं लेके आई हूँ जो पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं सोशल साइंस की, उनके लिए मैं PYQs लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपकी करीब 8 वीडियोज़ करा चुकी हूँ, 8 क्लासेस करा चुकी हूँ SST की। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9th आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी उन्हें भी देख लें ताकि आप लोगों को अच्छे से आपके PYQs हो जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर है 91 है। कौन सा है? 91 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल। तो NCF 2005 कहता है कि NCF 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में क्या NCF 2005 जो है SST के संदर्भ में ये सुझाता है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल, जो बच्चे का जो विद्यालय यानी कि जो स्कूल लाइफ है उसका मेल जो है वो किससे है। तो उसका मेल जो है वो किससे? बाहर के जीवन से जोड़ना है। यानी कि जब हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, SST पढ़ाएंगे, तो बच्चा जो है वो क्या होगा? बाहर के जीवन से भी जुड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 92 है। सबसे प्राथमिक विकल्प को चुनिए। सबसे प्राथमिक विकल्प को चुनिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि देखिए उच्च प्राथमिक स्तर जो होता है वो हमारा कौन सा होता है? 6 टू जो उच्च प्राथमिक स्तर जो होता है वो हमारा 6 to 8 होता है। ठीक है, 6 to 8 जो होता है वो हमारा उच्च प्राथमिक स्तर होता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कहाँ? उच्च प्राथमिक स्तर पर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत, अगर हम बच्चों को SST पढ़ा रहे हैं उसकी परियोजना के तहत हम क्या कराते हैं? देखिए क्षेत्र भ्रमण, यानी कि जहाँ पर किसी चीज़ को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे कि मान लो हम आगरा के बारे में, ताजमहल के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो देखिए उनको पढ़ाएं। और लेकिन अगर हम उनको आगरा ले जाकर उनको ताजमहल दिखाएं तो उससे बच्चे क्या होंगे? ज़्यादा सीखते हैं। तो क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि इससे क्या होता है? तो इससे जो होता है उनको जो होता है ये अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य बनाता है। तो इससे बच्चे क्या होते हैं? इससे बच्चों का क्या होता है? वो वास्तविकता के साथ भी जुड़ते हैं कि वास्तव में चीज़ें क्या हैं। ठीक है, देखिए आप क्या पढ़ा रहे हैं? अब लाल किले के बारे में पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे लाल किले के वहाँ पर क्षेत्र भ्रमण करेंगे लाल किले का, तो वहाँ पर वो क्या करेंगे? अच्छे से चीज़ों को, वहाँ पर की सब चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 93 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी है? देखिए जो ज्योग्राफी, यहाँ पे कह रहे हैं कि भूगोल के शिक्षण, किसके शिक्षण के लिए? ज्योग्राफी की टीचिंग के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सी विधि, कौन सा मेथड जो है सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो भूगोल पढ़ाने के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी मेथड होगा वो कौन सा होगा? क्षेत्र भ्रमण। जो अभी हमने आपको बताया था क्षेत्र भ्रमण, जैसे कि भूगोल में हम भूगोल बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे जो होता है क्षेत्र भ्रमण करा देते हैं। तो इससे जो होता है क्षेत्र भ्रमण, जहाँ का जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं अगर वो वास्तविकता उनको रियल में वो चीज़ें देखते हैं तो उनको अच्छे से सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 94 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है? कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक 6 to 8 पर जो सामाजिक यानी कि सोशल और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों का शिक्षण, कहते हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, टेक्स्ट बुक, उनका शिक्षण जो होता है वो किस तरीके का एक उपागम पर बल देता है? तो अगर बच्चों को सामाजिक पढ़ा रहे हैं, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को और पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? इसका क्या उद्देश्य है? तो ये किस पर बल देगा? बच्चों के किस पर बल देगा? वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखने में बल देगा। कौन देगा? तो इसमें से जो हमारा SST है, जिसमें 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, जो हमारा SST है, और जो पॉलिटी है, तो ये इससे क्या होगा? बच्चे के वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना पर बल देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है। कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के बाजार, यानी कि बाजार जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के बाजार विषय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी? देखिए अलग अलग तरीके के बाजार होते हैं, तो अलग अलग तरीके के बाजार को पढ़ाने के लिए बच्चों को कौन सी परियोजना सबसे उचित होगी? तो कौन सी उचित होगी? तो कैसे? तो दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है। अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में लिखे थे। जो अशोक ने अभिलेख लिखे थे वो ज़्यादा से ज़्यादातर जो थे वो किस में लिखे थे? तो अशोक ने अपने अभिलेख जो थे वो ज़्यादा अभिलेख किस में लिखे थे? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक आदि लिपियों में लिखे गए थे। परंतु जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बात हो रही है वो अधिकतर, तो अधिकतर की बात हो रही है, तो इसलिए जो अधिकतर अभिलेख लिखे हैं तो उन्होंने काय में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 90
7 है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था। कहने के कुछ आरंभिक पहले के जो हिंदू मंदिर थे उसमें क्या होता था, एक हॉल होता था। क्या होता था, एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता। तो हर प्रारंभिक कह रहे हैं कि आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक क्या होता था, हॉल होता था जहाँ लोग जो होते थे वो कलेक्ट यानी कि इकट्ठा हो जाते थे। इस स्थान को क्या कहा जाता था, तो इस स्थान को जो कहा जाता था वो क्या कहा जाता था, मंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मंडप कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 98 है। कह रहे हैं कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो विनय पिटक जो ग्रंथ है, विनय पिटक ग्रंथ है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो विनय पिटक ग्रंथ जो है वो किससे संबंधित है, तो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। तो विनय पिटक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है। विनय पिटक एक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम और अनुशासन दिए गए हैं। किसमें दिए हैं, बौद्ध संघ के विनय पिटक में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 99 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि राजा हर्षवर्धन, कौन, राजा हर्षवर्धन के दरबार, राजा हर्षवर्धन के जो दरबार में काम करते थे, दरबारी थे, दरबारी कवि। तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबार के जो कवि थे, कौन थे कवि जो थे, वो बाण भट्ट थे। उन्होंने क्या लिखी थी, उनकी जीवनी। किसकी जीवनी, राजा हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, हर्षचरित। कौन सी लिखी थी, हर्षचरित। तो वो कह रहे हैं कि किस लैंग्वेज में लिखी थी, तो उन्होंने जो हर्षचरित जीवनी लिखी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे। कहने के जैन और बौद्ध धर्म, तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए जो आरंभिक विहार बने होते थे वो किसके बने होते थे। तो जैन और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो आरंभिक विहार बने थे वो किसके बने थे, वो पत्थर के बने हुए थे। किसके थे, पत्थर के से निर्मित होते थे। पत्थर को काटकर गुफा का निर्माण कराया जाता था जहाँ भिक्षु एवं भिक्षुणियाँ क्या रहती थी, निवास करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101 है। कह रहे हैं कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला। कह रहे हैं कि कन्नौज, तो कन्नौज पर सबसे लंबे समय तक, कन्नौज पर जो था सबसे लंबे समय तक, सबसे ज़्यादा टाइम तक कौन सा जो था वो क्या चला था, यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। तो वो किन राजवंशों के बीच चला था, तो किसके बीच चला था, तो चला था पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। किसके बीच चला था, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। सेकंड वाला आपका बी ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 102 है। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है। किसके अनुसार, सूफी मत के अनुसार। तो सूफी मत के अनुसार इन्होंने बताया था जो खानकाहों से क्या अभिप्राय है। तो खानकाहों से जो अभिप्राय है वो क्या है, तो खानकाहों से जो अभिप्राय है वो क्या है, वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। तो ये खानकाहों से क्या था, अभिप्राय था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 103 है। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कौन से मंदिरों के विषय में, चोल मंदिरों के। तो चोल मंदिरों के विषय में कहने के कौन सा कथन सही है, तो सही कथन हमें यहाँ पर से बताना है। तो चोल मंदिरों के संबंध में जो कथन सही है वो आपका कौन सा कथन सही है, कि चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। चोल मंदिर जो थे वो क्या थे, आर्थिक, सामाजिक और क्या था, सांस्कृतिक जीवन के क्या थे, केंद्र थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104 है। कहने की दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो तारीख के विषय में कौन सा, तारीख के विषय में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है। तारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। तारीख के लेखक शासकों को, जो तारीख के लेखक थे, तारीख के लेखक थे वो जो क्या करते थे, शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर क्या देते थे, बल देते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया। तो कह रहे हैं कि 19वीं सदी में, तो कौन सी सदी में, 19वीं सदी में। तो कह रहे हैं कि किसने कुरान की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की, यानी कि जो भी महिलाएं थी उनकी शिक्षा के लिए क्या दिए, तर्क दिए। तो ये किसने दिए थे, तो रुकैया सखावत हुसैन ने दिए थे। किसने दिए थे, रुकैया सखावत हुसैन ने दिए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106 है। कक्षा में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। कहे को चुनिए,
कक्षा कक्ष में यानी कि क्लासरूम में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। तो उचित कारण क्या है? तो उचित कारण है कि पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। तो क्या होता है? पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। तो कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने का उचित कारण ये है कि बच्चों को क्या कराते हैं कि कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को क्या करते हैं? खुली पुस्तक अभ्यास करवाने से इससे क्या होता है? पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 है, सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए। तो कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के विषय, जो सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे, तो एसएसटी से बच्चे क्या होते हैं? तो बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं? समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। किससे? एसएसटी से। तो एसएसटी से बच्चे जो होते हैं सोसाइटी को समझ सकते हैं और उसके क्या इसको इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 108 है, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो एसएसटी के में कह रहे हैं कि एसएसटी के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो कथा पट प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इससे क्या है? दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट का प्रयोग करके बच्चों को दिए गए वृत्तांत पर चर्चा के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिससे छात्र क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से अधिगम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है, कह रहे हैं कि भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए किसकी? भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? युवा संसद का आयोजन। किसका? युवा संसद का आयोजन। तो युवा संसद होता है उसका आयोजन करके क्या कर सकते हैं? बच्चों को भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली को समझाया जा सकता है, जिससे इससे क्या होता है? बच्चे भारतीय संसद के विकास की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है, कह रहे हैं कि एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक टीचर है बच्चों को क्या करती है? सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं। क्या बनाएं? एक टेबल बनाएं, तालिका बनाएं, जिसमें उसके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक टीचर है तो कहती है कि अपने बच्चों से कहती है कि एक ऐसी तालिका बनाओ कि हफ्ते भर में आपने कितने बाल्टी पानी खर्च किया है। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। फिर उसके बाद जब वो तालिका बना के लाते हैं उसके बाद वो क्या करती है? वे पानी के प्रयोग, उसका यूज़ बताती है और उसको संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। तो शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है? अगर वो इस तरीके से बच्चों को पढ़ा रही है, पहले उनसे पानी को पढ़ाने से पहले वो क्या कर रही है? उसके बारे में बच्चों से कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही है। तो इस तरीके का जो बच्चों को शिक्षा करा रही है तो वो किस तरीके की शिक्षा कहलाएगी? तो हमारी कौन सी विधि कहलाएगी? किस विधि से वो पढ़ा रही है? तो कौन सी है? तो वो जो विधि है हमारी क्या है? व्रत अध्ययन विधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्रत अध्ययन विधि कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 111 है, सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। कह रहे हैं कि इसमें जो सबसे उचित विकल्प है, 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से सबसे उचित जो विकल्प है, इनमें से सबसे सही ठीक जो विकल्प है उसको हमें क्या भरना है? हमको इसमें भरना है। तो ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश और डैश और सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है? तो सारांश जो है वो क्या है? सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र में सम्मिलित है। तो कह रहे हैं कि सारांश जो है वो कहाँ है? सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र सम्मिलित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान पाठ को। देखो क्रियाकलाप आधारित यानी कि एक्टिविटीज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या करते हैं? सामाजिक विज्ञान में पाठ को क्या करते हैं? जो सामाजिक विज्ञान का लेसन होता है, चैप्टर होता है, उस पाठ को अगर क्रियाकलाप द्वारा पढ़ाया जाता है तो वो क्या करता है? तो वो कराते हैं आनंददायी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रियाकलाप करके बच्चे पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है? बच्चे को आनंद आता है, तो वो पाठ को क्या बनाते हैं? आनंददायी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो कौन सी सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए, बच्चों में सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो सबसे उचित जो विधि है वो कौन सी है? व्रत अध्ययन है। क्या है? व्रत अध्ययन। इस विधि से देखिए, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया था आपको कि उसमें बच्चों से बाल्टियां भरवाई गई थी, कहता कितना आप खर्चा करते हैं एक सप्ताह में, तो उसी तरीके से बच्चों की कुछ सामाजिक समस्याएं की समझदारी उनमें विकसित हुई थी। ठीक इसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी पूछा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सरकारी परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। देखिए, एक शिक्षिका है, एक टीचर है, वो चाहती है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें, सरकारी परियोजनाओं के बारे में जो जानकारी देना चाहती है उनको प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अनुपयुक्त होगी? तो कौन सी योजना जो है अनुपयुक्त होगी? तो कौन सी योजना होगी यहाँ पे अनुपयुक्त योजना जो है वो कौन सी है? विद्यार्थियों के पड़ोस में लागू होने वाली योजनाओं पर सर्वे, तो ये क्या होगी? अनुपयुक्त होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 115 है, सामाजिक विज्ञान पर निम्नलिखित में से एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए। तो सामाजिक विज्ञान यानी कि कह रहे हैं कि एसएसटी पर कौन सा एक उचित अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास को चुनिए? कौन सा है? हमारा पाठ्य पुस्तक में से सही उत्तर ढूंढना। तो पाठ्य पुस्तक में से सही उत्तर ढूंढना क्या है? ये एक उचित और अर्थपूर्ण दत्त अभ्यास है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 116 है, 116 है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विद्यार्थियों में दोष दर्शिता को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 विकल्प सबसे उचित होंगे? तो यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से 2 विकल्प जो हैं वो उचित होंगे। तो कौन कौन से हमारे 2 विकल्प उचित होंगे? तो यहाँ पे देखा है, आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना। दूसरा क्या? संस्थानों के बदलाव में संभावनाओं को इंगित करना। तीसरा क्या है? हमारा सामाजिक विषमता की अपरिहार्यता पर बल देना। और चौथा हमारा जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो सही है वो आपका कौन सा है? एक तो है कि आदर्श कार्य प्रणाली एवं सिद्धांतों पर बल देना, और चौथा हमारा क्या है? जागरूक जनता की भूमिका को इंगित करना। तो इसलिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हमारा कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117 है, उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों को बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तर विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो सबसे उत्तम विधि जो है वो कौन सी होगी? ठीक है, यहाँ पे उत्तम है, तो यहाँ पे जो सबसे उत्तम विधि है वो कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करना। तो अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 100, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तो पोर्टफोलियो जो है, जो हमारा सीसीई है, उसका क्या है? एक महत्वपूर्ण माध्यम है। क्योंकि ये क्या करता है? तो ये विद्यार्थियों में कौशल के विकास को इंगित करता है। तो जो पोर्टफोलियो है वो क्या करता है? विद्यार्थियों में कौशल, जो भी उनकी स्किल्स हैं उसके डेवलप होने को इंगित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, जब आप विद्यार्थियों को एक ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, ऐतिहासिक यानी कि कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखाते हैं, ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं, तब आप उन्हें किस प्रकार के अधिगम स्रोत दिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? जैसे कि हम उनको क्या ऐतिहासिक स्मारक दिखाते हैं तो किस तरीके के? तो वो प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे कि आपने ताजमहल है, ठीक है, उनको डायरेक्ट हमने ताजमहल जाके दिखाया तो क्या होगा? वो प्राथमिक स्रोत कहलाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, कह रहे हैं कल्पना कीजिए, कहना है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कल्पना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, कह रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि आपको श्री रंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। कि कल्पना कीजिए, एक इमेजिन कीजिए कि आपको श्री रंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में क्या मिलते हैं? आपको 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक अखबार ब्रिटेन का है, एक अखबार कहाँ का है आपका? एक अखबार जो है वो आपका ब्रिटेन का है और दूसरा कहाँ का है? मैसूर का है। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक सुर्खी लिखिए। तो कक्षा 8 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक में इस क्रियाकलाप को शामिल करने का क्या कारण है? कि जो ये क्रियाकलाप हमारी पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है तो वो क्यों है? क्यों क्रियाकलाप इस तरीके का दिया गया है? तो क्यों दिया गया है इस तरीके जो क्रियाकलाप दिया गया है? विद्यार्थी में विचारों की विविधता की अवधारणा को विकसित करना है। इससे क्या होंगे? बच्चे जो हैं जब पहले की बात कोई होगी तो उस पर क्या करेंगे? उनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उसकी विविधता की अवधारणा को विकसित करेंगे। क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग तरीके से उसके बारे में सोचेंगे तो विद्यार्थियों के विचारों की विविधता की अवधारणा को क्या करना है? विकसित करना है, मतलब डेवलप में करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 221 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? जो डेमोक्रेसी है उसके संबंध में कौन सा कथन जो है हमारा रॉन्ग है? तो हमें रॉन्ग कथन बताना है। तो कौन सा कथन जो है हमारा रॉन्ग है? तो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। कहने के जो लोकतंत्र के
संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो बाकी सब क्या है आपके सही हैं। तो लोकतंत्र के बारे में गलत कथन क्या है? तो लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सभी को अपनी सरकार चुनने का क्या होता है? अधिकार होता है, और सबके जो काम भी होता है वो सबके लोकतंत्र के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 122 है, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। तो कह रहे हैं कि अभियानों के फलस्वरूप जो महिलाओं के संरक्षण के लिए क्या बने थे? नए कानून बने। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के लिए 2006 में एक कानून बना था? तो महिलाओं को क्या था? संरक्षित करने के लिए जो 2006 में एक कानून बना था वो कौन सा बना था? तो कौन सा कानून बना था? वो घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा बना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 है, संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा यहाँ पे संचार माध्यम के बारे में बताया गया? तो कह रहे हैं कि संचार माध्यम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है। तो संचार माध्यम के संबंध में जो गलत कथन है क्या है? देखिए, संचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पे कह रहे हैं कि संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि संचार माध्यम की कार्य प्रणाली जो भी उसके कार्य प्रणाली होती है उसमें सिर्फ केवल सरकार का ही हस्तक्षेप रहता है। तो ये गलत है, बल्कि जनता का भी हस्तक्षेप रहता है। और तीसरा क्या है? आपका विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। चौथा है, जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे आपका गलत ऑप्शन बताना है। तो आपका कौन सा है? बी हो जाएगा, संचार माध्यम की कार्यप्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। तो समाचार चैनल पर कौन सा जो न्यूज़ चैनल होते हैं उन पर कहने विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। तो विज्ञापन का जो मूल्य होता है वो निर्भर होता है किस पर होता है? चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है। चैनल कैसा है लोकप्रिय है चैनल। तो समाचार पत्र पर विज्ञापन का मूल्य चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है, क्योंकि चैनल की लोकप्रियता जितनी अधिक होगी, जो चैनल जितना अच्छा होगा, लोकप्रियता अधिक होगी, उसके विज्ञापन का मूल्य भी उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25 है, कह रहे हैं कि यह जनहित याचिका PIL के संदर्भ में नीचे दिए गए दोनों कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, काय के बारे में बता रहे हैं? PIL के। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे काय का बताया? PIL के संदर्भ में दो कथन दिए गए, इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा? ए कथन गलत है और आपका बी कथन सही है। तो कह रहे हैं कि ए जो है वो कथन क्या है? आपका गलत है, बी सही है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा एक गलत है और बी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 126 है, संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में पहला और दूसरा दोनों कथनों पर विचार कीजिए। और किसके बारे में? संसद के प्रश्न काल सत्र के संबंध में। तो इन पर दो कथन दे रखे हैं, इन पर सही विकल्प का चयन करना है। तो सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सांसद जो होते हैं वो सरकार के कामकाज के बारे में क्या करते हैं? नॉलेज प्राप्त करते हैं। दूसरा दे रखा है कि ये एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायक को नियंत्रित करती हैं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो आपका कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो क्या है? एक पहला सही है और दूसरा गलत है। इसमें क्या करें पर जो पहला है वो सही और दूसरा हमारा गलत है। तो पहला सही और दूसरा गलत, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 127 है, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन एक और कथन दो पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संसद द्वारा कहने के संविधान संसद द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। दूसरा दे रखा है कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बना सकता। तो इसमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? इसका पहला सही है और दूसरा क्या है? गलत है। तो क्या है? पहला सही है और दूसरा गलत है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 128 है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जहाँ पे सभी की चलती है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को नहीं, किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म के अपमान करा जाए, तो सभी धर्मों को माना जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष कहना कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में कथनों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन बताना है। तो गलत कथन जो है वो हमारा कौन सा है कि राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 129 है। भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? भारतीय राज्य की जो सरकार है वो किस तरीके की है? तो यहाँ पर जो भारतीय राज्य की सरकार है वो कैसा है? लोकतांत्रिक सरकार है। कैसी सरकार? लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि जनता अपनी सरकार खुद चुनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो किसकी सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो हमारी जो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 131 है। कह रहे हैं कि 29 मार्च 1857 के बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो किसको फांसी पर लटका दिया गया था? किसको लटकाया गया था? मंगल पांडे को लटकाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 132 है। क्वेश्चन नंबर 132 है। कह रहे हैं कि अंग्रेजों की सर्वोच्चता नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है? कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आंसर दे रखा है, आपका कह रहे हैं कि कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए ये भारतीय राज्यों से ऊपर है। कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है। ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या होते हैं? छल्ले होते हैं। तो किसके चारों ओर छल्ले होते हैं? तो चारों ओर जो छल्ले होते हैं वो किसके होते हैं? शनि, बृहस्पति और यूरेनस। तो सौर मंडल में उपस्थित 3 ग्रह ऐसे हैं, ग्रह बृहस्पति, शनि एवं अरुण। यूरेनस के चारों ओर धूल कणों एवं गैसों के क्या होते हैं? घेर, यानी कि छल्ले पाए जाते हैं। किसके छल्ले पाए जाते हैं? शनि, बृहस्पति और यूरेनस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134 है। पृथ्वी को भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? कहने के पृथ्वी को, यानी कि जो पृथ्वी है अर्थ है, उसको क्या भू आप के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो क्या है सही विकल्प? क्या है? पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो पृथ्वी कैसी है? ध्रुवों के पास कैसी है? चपटी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 135 है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से क्या दिखता है? पृथ्वी से चंद्रमा का केवल क्या दिखाई देता है? सिर्फ एक भाग दिखाई पड़ता है। क्यों भाग इसका दिखाई पड़ता है एक? तो चंद्रमा, तो कहने के जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 136 है। यूराल पर्वत अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत जो है वो किसे अलग करते हैं? तो यूराल पर्वत जो अलग करते हैं वो किसे करते हैं? एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है। भू प्रॉपर्टी में वो स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे अभिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है? तो वायुमंडल की जो हवाई जहाज जहाँ पे उड़ाए जाते हैं वो वहाँ कहाँ पे उड़ाए जाते हैं? हमारे समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। कहाँ? समताप मंडल में। यहाँ का जो तापमान होता है वो क्या होता है? वो बराबर होता है। तो वायुमंडल के समताप मंडल में समान ताप होने के कारण मौसम समान रहता है तथा किसी भी प्रकार की क्या होती है? यहाँ पर कोई भी प्राकृतिक घटनाएं नहीं होती, जैसे आंधी तूफान नहीं आता है, हवा नहीं चलती, इसलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दिशा प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 139 है। निम्नलिखित में से पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो पृथ्वी के तापमान को वितरण करने वाला महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है? हमारा जो पार्थिविक विकिरण है। क्या है? पार्थिविक विकिरण है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है, अमेजन बेसिन के संबंध में, किसके संबंध में, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कौन सा सही है, तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। तो अमेजन बेसिन कहाँ आता है, भूमि के जो मध्य रेखा है उसके प्रदेश में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कहाँ है। तो विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है वो कहाँ है। तो वो कहाँ है, मनाली लेह में है। कहाँ है, मनाली लेह में है, सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 42 है 100, भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए यानी उसको कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनीकरण क्रियाविधि कौन सी नहीं है। तो न्यूनीकरण जो क्रियाविधि है वो कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण को कम करना। तो क्या है, भूस्खलन को अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वनस्पति आवरण को कम करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। कहने के किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना जो कहा जाता है वो हमारा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो हमारे देश में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कोयला है। तो हमारे देश में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो कोयला है। कोयले से देश के 67% ऊर्जा की पूर्ति होती है। तो कोयले से जो है हमारे देश की कितनी पूर्ति होती है, 67%, जबकि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। तो भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, पोखरण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 144 है 45 है, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को किसके नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर जाना जाता है, तो कहाँ जाना जाता है, मिल्पा। तो मैक्सिको को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कहाँ, स्थानांतरित कृषि को जो है मिल्पा के नाम से जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है, मैक्सिको में मैक्सिको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो कौन सा है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, हमारा क्या है, हिंदुस्तान तो हमारा कौन सा आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन सा आता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। किस सभा के बारे में, ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से सही कथन बताना है तो कौन सा है। तो ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 148 है, लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता पर दिए गए निम्नलिखित 2 कथन फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कथन दे रखा है, एक दे रखा है कि लोकतंत्र में सामाजिक आंदोलनों को संगठित करना सरकार और उसके कार्यों को चुनौती देने का एक तरीका है। दूसरा दे रखा है कि लोकतंत्र सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है। देखिए लोकतंत्र क्या करता है, तो लोकतंत्र जो है वो क्या करता है, सभी लोगों को भागीदारी होने की अनुमति देता है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के लोग ऐसा करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इसमें से आपका कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, तो इसमें दोनों ही कथन सही हैं। तो कथन ए और कथन बी दोनों ही, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ, जैसे कि तिब्बत का कहाँ का, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है। तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वो हमारा कौन सा है, तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है, केसर सागा है। क्या है, केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 150, पटवारी लेखक द्वारा दिए गए कार्यों के विषय में 2 कथन दे रखे हैं, कथन 1 और 2 कथन दिए गए पर उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का आघातन लेखा जोखा रखता है। तो जो पटवारी होता है, कौन होता है, पटवारी जैसे बोलते हैं लेखपाल।
वो क्या होता है, एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि, जो भी भूमि होती है गांवों में, उसका क्या आगतन लेखा जोखा रखता है। कौन रखता है, यहाँ पे जो लेखपाल है। दूसरा दे रखा है, पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये भी कौन होता है, पटवारी होता है। तो कह रहे हैं इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें जो सही है वो आपका सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। तो पटवारी का काम जो आप लोग को समझ में आ गया कि पटवारी क्या करता है, गाँव एवं गाँव के समूह की जो भी जमीन होती है उसके बारे में क्या रखता है, लेखा जोखा रखता है। और दूसरा होता है, पटवारी अपने अधिकतर क्षेत्र में लगाई गई फसलें, जो भी जहाँ पर उन जमीनों पर फसलें लगाई जाती हैं उसके बारे में भी जो सूचना होती है वो सरकार को देता रहता है। तो ये दोनों ही सही हैं। क्या है, आपके दोनों ही सही हैं। तो देखिए आपके मैंने इसमें 60 क्वेश्चंस करा दिए हैं आपके। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और ये वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिनको इसकी नीड है। देखिए वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। आप लोग जब देखेंगे कि कितनी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, तो आपको लाइक करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।